दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई एक बहुत ही तगड़ी मूवी टोटली किलर को, जिसकी स्टोरी लाइन गजब की है और इसका सस्पेंस तो आपके गुर्दे लाल कर देगा। ये मूवी काफी ज्यादा मजेदार है, इसलिए एंड तक टिके रहना। तो कहानी की शुरुआत में हमें वार्नर नाम के एक शहर के बारे में बताया जाता है, जहां पर इस शांतिमय शहर में 35 साल पहले 3 टीनेजर लड़कियों का खून हुआ था। दरअसल 27 अक्टूबर 1987 को 16 साल की एक लड़की टिफनी का खून हुआ, जिस पर 16 बार नाइफ से अटैक किया गया था। उसके बाद 29 अक्टूबर यानी कि टिफनी के निपटने के 2 दिन बाद 16 साल की एक और लड़की मरीशा को खून हो गया और उसको भी 16 बार नाइफ से ही अटैक करके मारा गया था। इसके 2 दिन बाद यानी हैलोवीन के दिन हैदर नाम के एक लड़की का भी सेम हाल हुआ और वो भी 16 साल की ही थी। असल में उस किलर ने एक मास्क पहनकर ही ये सारे खून किए थे और सभी विक्टिम 16 साल की थी, जिस कारण लोग उस किलर को स्वीट 16 किलर बुलाने लगे। शॉकिंग बात ये थी कि उन मर्डर्स के बाद वो किलर अचानक से कहीं मिस्टर इंडिया हो गया था और कभी पकड़ा नहीं गया। अब इस बात को बीत चुके हैं 35 साल, जहां पर हमें एक जर्नलिस्ट क्रिस बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद हैलोवीन पर लोग स्वीट 16 किलर का ही मास्क पहनकर फेस्टिवल एंजॉय करने निकलते हैं। क्रिस यहाँ पर उन सभी लोगों को उन विक्टिम्स के घर भी दिखाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम जेमी को देखते हैं, जो कि एक कॉन्सर्ट के लिए अपनी फ्रेंड अमेलिया के साथ जाने के लिए रेडी हो रही है। यहाँ पर हम उसकी मॉम पैम और डैड ब्लिक को भी देखते हैं। पैम जेमी को कॉन्सर्ट में जाने से मना करती है, लेकिन जेमी जिद करती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जेमी को सेल्फ डिफेंस यानी कि कराटे भी आते हैं, जो उसकी मॉम ने उसे बचपन में सिखाया था। यहाँ पर एक बात और रिवील होती है कि जो लड़कियां 35 साल पहले मारी गई थी वो पैम और ब्लिक की हाई स्कूल फ्रेंड्स थी। तो समझ जाओ कि पैम ने कराटे क्यों सीखे होंगे। सिंपल है, किलर से बचने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि उसकी फ्रेंड्स के बाद वो किलर कहीं उसकी भी फाइल ना निपटा दे। खैर पैम मान जाती है और ब्लिक जेमी को लेकर अमेलिया के घर पहुंचता है। वहां पर अमेलिया की मॉम लॉरेन भी होती है और लॉरेन भी ब्लिक और पैम के साथ ही हाई स्कूल में थी। अब लॉरेन वहां से काम पर चली जाती है, ब्लिक को ये बोलकर कि उनकी कंपनी हैलोवीन पर कोई हॉलिडे नहीं देती, जिसके बाद में ब्लिक अमेलिया और जेमी को लेकर कॉन्सर्ट में जाता है। दूसरी तरफ पैम घर पर बच्चों को कैंडीज दे रही होती है और बच्चों के जाने के बाद वहां पर एक आदमी आता है जिसने स्वीट 16 किलर का ही मास्क पहना था। पैम सोचती है कि शायद इसे भी कैंडीज चाहिए होंगी, तो वो डोर ओपन करती है, लेकिन उसे नॉर्मल कैंडी नहीं बल्कि पैम की 2 कैंडियां चाहिए थी। वो डर जाती है और डोर बंद करके पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इसी बीच किलर डोर ओपन करके अंदर आ जाता है और पैम पर अटैक करने लगता है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पैम ने भी सेल्फ डिफेंस सीखा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये दिन कभी ना कभी जरूर आएगा। वो किलर को कांटे की टक्कर देती है, लेकिन किलर भी पूरा चादर मोड़ था। पैम किचन में आती है और एक नाइफ उठाकर किलर से कहती है कि पुलिस आ रही है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये बात सुनकर किलर भी वहाँ से चला जाता है। पैम सोचती है कि खतरा टल गया, लेकिन तभी वो पीछे से आकर उसे धप्पा कर देता है। फाइट के दौरान पैम किलर के हाथ में नाइफ घुसा देती है, फिर बदले में किलर पहले तो उसके पैर को जख्मी करता है और बाद में उस पर 16 बार नाइफ से अटैक करके मार देता है। अब हमेशा की तरह सब कांड होने के बाद वहां पर पुलिस आती है और क्रिस सबको बताता है कि पैम को 16 बार स्टैब करके ही मारा गया है, मतलब कि वो भड़वा स्वीट 16 किलर लौट आया है। और यहाँ जेमी अपनी मॉम की मौत से बहुत सैड थी। अगले दिन शेरिफ कारा स्कूल आती है और जेमी से पूछताछ करती है कि खून के वक्त तुम्हारे डैड कहाँ थे। कारा ये भी बोलती है कि पैम और क्रिस एक दूसरे को काफी मैसेजेस करते थे, कहीं तुम्हारी मॉम और उसका कोई चक्कर तो नहीं था ना। ये सुनकर जेमी भड़क जाती है और कहती है, अबे गैंडी, मुझे पता है मेरे डैड ने तेरे साथ हाई स्कूल में कुछ बुरा किया था, जिस वजह से तू उनसे नफरत करती है और अब मौका देखकर उन्हें फंसाना चाहती है। 35 साल पहले तेरे निछावरखोर डैड उस स्वीट 16 किलर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। अगर वो उसे पकड़ लेते तो आज मेरी मॉम जिंदा होती। अब
कारा को जलील करने के बाद जेमी स्कूल से निकल जाती है और सीधा साइंस फेयर में जाती है जहाँ पर एमेलिया भी थी। एमेलिया यहाँ पर साइंस फेयर एग्जीबिशन के लिए एक टाइम मशीन बना रही थी। असल में ये टाइम मशीन का आइडिया उसकी मॉम लॉरेन का था, जिन्होंने ये टाइम मशीन लगभग बना ही ली थी, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया। साला मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब से हमारे टोनी चिचा ने टाइम मशीन बनाई है तब से कोई भी किसी भी मूवी में मुंह उठाकर टाइम मशीन बना लेता है। खैर छोड़ो, अमेलिया बताती है कि ये मशीन अभी भी चल सकती है, बस इसका एक पार्ट मिसिंग है। जहाँ पर जेमी देखती है कि टाइम मशीन में 27 अक्टूबर 1987 की डेट डली है। वो जेमी को बताती है कि अगर हम किलर को फर्स्ट किलिंग करने से ही रोक लेंगे तो तुम्हारी मॉम मरेगी ही नहीं। इन सब के बाद जेमी जब घर वापस आ रही होती है तो हम उसके पीछे उसी किलर को देखते हैं। खैर इसके बाद जेमी घर आती है और क्रिस का पॉडकास्ट सुनने लगती है। तभी वहाँ पर ब्लेक आता है और वो जेमी को क्रिस का पॉडकास्ट सुनने से मना करता है। अगले दिन हम देखते हैं क्रिस जेमी से मिलने कैफे में आता है। वो जेमी को सब कुछ बताता है कि मेरा तुम्हारी मॉम के साथ कोई चक्कर नहीं था, वो मुझे मैसेज इसलिए किया करती थी क्योंकि वो भी उस किलर को पकड़ना चाहती थी। यहाँ पर क्रिस जेमी को एक नोट देता है जो कि पैम को किलर ने 1987 में दिया था, तीसरी लड़की के खून के बाद, जिसमें लिखा था कि अगली बारी तेरी यानी पैम की ही होगी। जेमी समझ जाती है कि क्यों उसकी मॉम ने अपने साथ साथ उसे भी सेल्फ डिफेंस सिखाया, क्योंकि वो इतने सालों से इसी टेंशन में थी कि वो किलर कब आएगा। अब जेमी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और साइंस फेयर वाली जगह पर पहुँचती है जहाँ पर एमिलिया उसके साथ एक प्रैंक करके उसे डरा देती है। तभी वहाँ पर वो किलर भी पधार पड़ता है और जेमी पर अटैक करने लगता है। जेमी उससे बचकर भागने लगती है, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि इस किलर ने अमेलिया को क्यों कुछ नहीं किया और उसके पास से ही गुजर गया। एनीवे, जेमी अब अमेलिया की टाइम मशीन में छिप जाती है, लेकिन उससे मशीन गलती से ऑन हो जाती है और किलर वहाँ पर भी आकर जेमी पर अटैक करने लगता है। इसी बीच किलर का नाइफ मशीन के पैनल में लगता है और मशीन चलने लगती है। बस फिर क्या था, जेमी पहुँच जाती है सीधा सन 1987 में। फिर वो टाइम मशीन पर आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा देती है और वहाँ पर उसको एक लेडी मिलती है जो उसे हाई स्कूल तक लिफ्ट देती है। जेमी अब रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वो कनाडा से आई एक एक्सचेंज स्टूडेंट है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट भी बिना किसी प्रूफ के जेमी को स्कूल का शेड्यूल पकड़ा देती है और जेमी जिम क्लास ज्वाइन करती है, जहाँ पर वो टिफनी, मॉरिसा, हैदर और अपनी मॉम पैम को देखती है, जो कि काफी बोल्ड और रूड थी, मतलब कि फ्यूचर वाली पैम से बिल्कुल डिफरेंट। जेमी अपनी मॉम से जाकर बात करती है और जेमी पैम को पार्टी रोकने के लिए भी कहती है, क्योंकि अगर पार्टी होगी ही नहीं तो खून भी नहीं होगा। लेकिन वो जेमी की बेइज्जती करके वहाँ से एटीट्यूड दिखाते हुए चली जाती है। जाहिर सी बात है, जवानी है तो घमंड और रूडनेस तो होगी ही, जैसे आजकल की लड़कियों में भी बहुत है। पर पता नहीं किस बात का भांचो, जिनकी शक्ल भी बुरी होती है वो भी खुद को कैटरीना कैफ समझती है। खैर छोड़ो, आगे जेमी पुलिस के पास भी जाती है जहाँ पर वो कारा के डैड को देखती है, लेकिन वो भी उसकी बात का यकीन नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। अब जेमी अमेलिया की मॉम लॉरेन के पास जाती है और उसे सब कुछ समझाती है, लेकिन लॉरेन उस पर यकीन नहीं करती। तो जेमी उसे उसकी टाइम मशीन वाली बुक के बारे में बताती है। कहती है, मैं सचमुच फ्यूचर से आई हूँ। अपनी टाइम मशीन वाली बुक के बारे में सुनकर लॉरेन जेमी का यकीन करती है, क्योंकि उसकी टाइम मशीन बुक के बारे में उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था। जेमी अब उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो कि अभी तक हुआ और जो होने वाला है। लॉरेन जेमी से बोलती है कि टिफनी, मारिसा, हैदर और पैम एक ही ग्रुप में है। इसके बाद जेमी लॉरेन को टाइम मशीन दिखाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर कारा और पूरी पुलिस फोर्स जेमी की तलाश में लगी होती है। और जब एमिलिया वो मशीन दिखाने के लिए लॉरेन को ले जा रही होती है, तभी वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं, जहाँ पर एमिलिया कारा को आकर कहती है कि जेमी 1987 में चली गई है, लेकिन उसका कोई भी यकीन नहीं करता, इसलिए एमिलिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ पास्ट में जेमी और लॉरेन टिफनी की पार्टी में घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर जेमी यंग प्रिंसिपल डग, यंग कोच रैंडी और यंग कारा को देखती है। यहाँ पर रैंडी लॉरेन, डग और जेमी को अंदर नहीं आने देता, तो लॉरेन और जेमी तो पीछे से अंदर घुस जाती है, लेकिन डग अंदर नहीं जा पाता। जेमी अब अंदर अपने यंग डैड ब्लिक को देखती है, जो कि टिफनी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन फ्यूचर में उसकी शादी पैम से हुई थी। वहाँ पर जेमी अपनी मॉम को देखती है और उसके पास जाकर बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रैंडी
रैंडी को बोलकर उसे बाहर निकलवा देती है। पर जैमी फुल ढीठ थी तो वो फिर से अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे इस बार टिफनी मिलती है। टिफनी जैमी को बताती है कि ब्लेक को पता चल गया कि वो उसको धोखा दे रही थी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी जैमी पैम, हैदर और मारिसा से जाकर कहती है कि टिफनी की जान खतरे में है और वो तीनों उसके साथ ही रहे। अब जैमी टिफनी को खुद ही ढूंढने लगती है और उसको क्रिस के पॉडकास्ट से एक बात पता चलती है कि टिफनी की बॉडी गराज में मिली थी, लेकिन टिफनी तो ऊपर बेडरूम में किसी लड़के के साथ अपना टिफिन खुलवा रही थी। जैमी देखती है कि गराज में तो टिफनी है ही नहीं। तब जैमी को समझ में आता है कि उसने तो यहाँ आकर पूरा पास्ट ही बदल दिया। तभी हम देखते हैं कि टिफनी के साथ वाला लड़का उसे उसका केला चूसने को कहता है, जिस पर वो बोलती है कि पहले मैं अपने दांत तो चमका आऊं, और ये कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। फिर जब वो वापस आती है तो उसे वहाँ पर वो लड़का नहीं मिलता। तभी अलमारी से किलर निकलता है और टिफनी का गेम बजा देता है, और तभी वहाँ पर जैमी और पैम भी आ जाते हैं, जिससे सभी को पता लग जाता है कि टिफनी की लाइफ किसी ने सेट कर दी। अब फिर से कांड होने के बाद ही वहाँ पर पुलिस आती है, जो कि जैमी पर इसका ब्लेम डालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वही एक यहाँ पर नहीं है और उसके आने पर ही ये सब स्टार्ट हुआ था। लेकिन पैम कहती है कि जैमी ने ये सब नहीं किया। इन सब के बाद जैमी और लॉरेन पैम के साथ ही उसके घर जाने लगती है। पैम जैमी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि टिफनी का खून हो जाएगा, जिस पर जैमी कहती है कि मैं एक साइकिक हूँ और मैंने टिफनी के खून के विजन्स देखे थे, और अब टिफनी के बाद मारिसा, हैदर और फिर तुम मारी जाओगी। लॉरेन और जैमी पैम के घर आते हैं और जैमी पैम से पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया या किसी के साथ कुछ बुरा किया हो जो अब उनकी मारना चाहता है। फिर यहाँ पर पैम उन सभी लोगों के बारे में बताती है कि जिनके साथ उन्होंने बुरा किया था, जो कि काफी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये चारों लड़कियां ही हर्राफा थी। आगे लॉरेन जैमी से कहती है कि तुम और पैम बाकी सबको बचाओ और तब तक मैं टाइम मशीन ठीक करती हूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एमेलिया एक नई टाइम मशीन बना रही होती है। तभी वहाँ उसके पास क्रिस आता है और उसे बताता है कि मुझे याद है कि टिफनी का खून गराज में हुआ था, लेकिन प्रूफ के अकॉर्डिंग तो टिफनी का खून बेडरूम में हुआ था। जिस पर एमेलिया उसे मंडेला इफेक्ट के बारे में बताती है कि कई मेमोरीज ऐसी होती है जिनके बारे में कुछ लोगों को याद रहता है और बाकी सब के लिए वो मेमोरीज बदल जाती है। खैर, अब क्रिस और एमेलिया पार्टी वाली रात की पिक्चर्स को चेक करते हैं, यानी कि पास्ट वाली पिक्चर्स को, जिसके अंदर वो जैमी को देखते हैं और क्रिस को पता चल जाता है कि जैमी सचमुच पास्ट में पहुंच चुकी है और उसने एमेलिया के लिए एक पिक में एक नोट छोड़ा था। मतलब कि पास्ट में होते हुए भी उसने यहाँ पर प्रेजेंट में नोट छोड़ दिया कि मशीन के अंदर एक मेटल कंडक्टर कम है। खैर, अब मूवी फिर से पास्ट में जाती है और हम लॉरेन और जैमी को देखते हैं, जहाँ पर क्रिस के डैड भी थे। अब जैमी को पैम, मारिसा, हैदर और बाकियों से पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एक लड़की जिसका नाम ट्रिस था वो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब वो सभी क्लास में जाते हैं और जैमी कहती है कि क्यों ना हम चारों, यानी मैं, पैम, मारिसा और हैदर कहीं घूमने चलें, जिसके लिए वो सभी मान जाती हैं। अब उसी वक्त वहाँ पर एक टीचर आता है और जैमी का पार्टनर डैन नाम के एक लड़के को बनाता है, जो कि काफी अजीब सा था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता और हम मारिसा, हैदर, पैम और जैमी को देखते हैं जो अपनी ट्रिप पर निकले होते हैं। जैमी पैम से पूछती है कि डैन कैसा लड़का है। पैम बताती है कि वो ट्रिस का भाई है और वो कई बार जेल जाकर आया है क्योंकि वो अक्सर लड़ता रहता है। थोड़ी देर बाद जैमी की आंख लग जाती है और जब वो उठकर देखती है कि वो सभी तो उसी कैबिन के पास आ गए थे जहाँ पर मारिसा का खून हुआ था। जैमी उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर कारा, ब्लिक और रैंडी भी आ जाते हैं। वो सभी रात में मिलकर छिनाला करते हैं और जैमी सबको अंदर चलने के लिए कहती है। सभी अंदर जाते हैं, लेकिन रैंडी मजाक मजाक में जैमी को बाहर ही छोड़कर डोर बंद कर देता है। अब हम ब्लिक और पैम को देखते हैं जो कि अपनी गधा मजदूरी में ही लगे थे। दरअसल यहाँ फ्यूचर के अकॉर्डिंग पैम और ब्लिक को अभी नहीं बल्कि कॉलेज के टाइम रिलेशन में आना था, लेकिन टिफनी के मारे जाने के बाद और जैमी के फ्यूचर से पास्ट में आने से पास्ट बदल गया और पैम और ब्लिक अभी से नैन मटक्का करने लगे थे और जैमी बार बार उन्हें अभी करीब आने से मना करती है। खैर, दूसरी तरफ बाहर से जैमी किसी को घर के अंदर देखती है और किसी तरह विंडो तक जाती है। यहाँ पर किलर हैदर के
रूम में होता है, पर हैदर तो सो रही थी। किलर म्यूजिक प्ले करके वॉल्यूम बहुत तेज कर देता है। तभी पैम को याद आता है कि किलर यहाँ आने वाला है और वो ब्लिक को भी इस बारे में बताती है। इतने में वहाँ पर जेमी भी विंडो के रास्ते अंदर आती है और ब्लिक और हैदर से कहती है कि घी के लट्ठो, मैंने तुम्हें अभी करीब आने से मना किया था ना। यहाँ पर मरीसा और रैंडी भी अलग अलग रूम में होते हैं। ऊपर अब किलर हैदर को मारने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वो किलर से बचकर भागने लगती है, लेकिन किलर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और हैदर के पेट में चाकू पेल कर उसे मार देता है। और यहाँ पर हमें प्रूफ मिल जाता है कि जेमी ने पास्ट सचमुच बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर मारिसा को मरना था, ना कि हैदर को। एनीवे, तभी ब्लिक आकर किलर से लड़ने लगता है, लेकिन किलर उसे भी घायल कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जेमी एक लकड़ी के टुकड़े से किलर को मारने लगती है, पर किलर उल्टा जेमी को ही पेलने वाला था। लेकिन तभी पैम जेमी को आकर बचाती है, पर किलर जेमी को दुलत्ती मार के बेहोश कर देता है और उसे टपकाने ही वाला होता है। तभी ब्लिक उसे आकर बचा लेता है, जिस मौके का फायदा उठाकर किलर वहाँ से भाग जाता है। भीसड़ी का किलर कौन सी चक्की का आटा खाता है, ये साले ने सबको अकेले ही पेल दिया। खैर, आगे उन सभी को पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर ब्लिक कारा पर ब्लेम लगाता है और ये वही रीजन था कि फ्यूचर में कारा ब्लिक से नफरत करती थी, क्योंकि उसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि कारा ही असली किलर है। अब अगले दिन हम स्कूल में लॉरेन को देखते हैं, जो जेमी को अपनी बनाई हुई टाइम मशीन दिखाती है। यहाँ पर जेमी को एडी और डैन पर शक हो रहा था, तो वो डैन का पीछा करती है और उसके वैन के अंदर जाती है। तभी वहाँ पर डैन भी आ जाता है, लेकिन जैसा पैम ने बताया था, डैन वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो कोई मिल गया के रोहित जैसा था। इसी बीच वहाँ डग आता है और बातों ही बातों में उन्हें बताता है कि मुझे कराटे आते हैं, तो कोई किलर उनका घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। डैन कहता है कि पुलिस ने एडी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन एडी किलर नहीं है। दरअसल यहाँ एडी एक फेमस सिंगर था, जिसका अफेयर पहले टिफनी और फिर बाद में हैदर से चल रहा था। फिर हम जेमी और लॉरेन को देखते हैं। लॉरेन जेमी को बताती है कि जो टाइम मशीन मैंने बनाई है वो बस एक इंजन है, लेकिन वो फोटो बूथ इसका पावर बटन है, पर उस फोटो बूथ के पार्ट्स फ्यूचर के हैं, तो मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वो जुगाड़ लगाते हैं कि क्यों ना पावर बटन ही चेंज कर दिया जाए, और वो फोटो बूथ की जगह एक झूले को यूज करने का सोचते हैं। वो दोनों अंदर जाती हैं और वहाँ के ऑपरेटर से झूठ कहती हैं कि इस झूले में कुछ खराबी है, इसलिए उन्हें इसे चेक करना होगा, जिस पर वो आदमी उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अब लॉरेन यहाँ पर मशीन फिक्स करने लगती है और जेमी बाकियों के साथ मिलकर किलर को पकड़ने का प्लान बनाती है, जिसके अंदर चारा मारिसा को बनाया जाता है। मारिसा किलर को अपने पीछे हॉरर हाउस में लेकर जाती है और वहाँ पर यंग क्रिस मारिसा को देख लेता है और ये बात वो प्रेजेंट में अमेलिया को बताता है और अमेलिया भी टाइम मशीन ठीक कर लेती है। जिसके बाद क्रिस वहाँ से चला जाता है, यानी कि पास्ट में जैसे जैसे इवेंट्स चेंज हो रहे थे, यहाँ पर प्रेजेंट में उसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। बैक टू पास्ट टाइम जेमी पैम के साथ होती है और कारा वहाँ आकर उनसे कहती है कि मैं किलर नहीं हूँ और चली जाती है। हम ये भी देखते हैं कि किलर मारिसा का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया है, लेकिन उसका वेलकम करने के लिए बाकी सब भी लोग वहाँ मौजूद थे। किलर को जेमी की भनक पड़ जाती है, तो वो उस पर अटैक करता है कि तभी ब्लिक पीछे से आकर उसे बचाता है, लेकिन किलर उन सभी पर भारी पड़ रहा होता है। किलर जैसे तैसे करके मारिसा तक पहुँच जाता है, लेकिन जेमी किलर को घायल कर देती है और बदले में किलर जेमी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से कारा आकर उसको निपटा देती है। और जब वो उस किलर का मास्क निकालते हैं, तो वो किलर कोई और नहीं बल्कि डग ही था, और इसलिए ही वो इन सब पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि डग को कराटे आते थे। वो डग के गले में एक लॉकेट भी देखते हैं, जिसके अंदर ट्रिशा और डग की फोटो थी, क्योंकि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। फिर यहाँ मारिसा सभी को बताती है कि काफी टाइम पहले स्कूल में एक अफवाह फैली थी कि ट्रिशा का टाका कोस से भिड़ा था, तो टिफनी ने ट्रिशा को घर बुलाया और बार बार उसे 20 वाला संतरा पिला पिला कर उससे इस अफवाह के बारे में पूछती गई, जिससे ट्रिशा दुखी होकर एक कमरे में चली गई थी और शायद तब उसने उन सब के बारे में डग को बताया होगा। और इन सब के बाद वो कार लेकर वहाँ से निकल गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस दौरान वो मर गई। एनीवे, अब तभी यहाँ पर लॉरेन आ जाती है जेमी को वापस भेजने के लिए, लेकिन तभी पैम उससे कहती है कि उस रात जब ये
सब हुआ था वो तो वहाँ पर थी ही नहीं, यानी कि टिफनी के साथ भी नहीं थी वो। तभी जेमी उसे उस किलर वाला नोट दिखाकर पूछती है, अच्छा तो फिर वो किलर तुम्हें क्यों मारना चाहता था? लेकिन तभी एक दूसरा मास्क पहना हुआ किलर पीछे से आकर मरीसा का काम तमाम कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। कारा उसके पीछे उसे शूट करती हुई जाती है और जेमी बताती है कि शायद ये किलर फ्यूचर से आया है। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि लॉरेन घर पर आती है और अमेलिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसकी टाइम मशीन भी यूज हुई थी। मूवी फिर से पास्ट में जाती है और कारा की बुलेट्स भी खत्म हो गई थी और बाकी सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर क्रिस के डैड को भी मार देता है। यहाँ लॉरेन जेमी को टाइम मशीन के अंदर बिठाकर मशीन ऑन कर देती है कि कम से कम वो तो घर पहुँच जाए, मतलब अपने टाइमलाइन में। लेकिन वो भड़वा किलर वहाँ भी आ जाता है तो लॉरेन बाहर चली जाती है। वो जेमी को मार ही देता, लेकिन पैम वहाँ आकर किसी तरह जेमी को बचाने की कोशिश करती है। वो दोनों अब किलर से लड़ने लगती है, लेकिन वो उन पर भारी पड़ता है। तभी फोर्स की वजह से वो तीनों सतह से चिपक जाते हैं, पर वो किलर किसी तरह से चलकर पैम तक पहुंच जाता है और पैम के पेट में नाइफ से अटैक कर देता है। वो पैम को मार नहीं वाला था, लेकिन तभी जेमी मशीन का डोर ओपन कर देती है, जिससे पैम मशीन से बाहर गिरती है और किलर का मास्क भी उतर जाता है। और यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये किलर कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस ही था और उसने प्रेजेंट टाइम में लॉरेन की टाइम मशीन यूज की और यहाँ पास्ट में आ गया। उसने ही पैम को फ्यूचर में मारा था और वो नोट भी इसलिए छोड़ा था ताकि स्वीट 16 किलर की कहानी चर्चा में बनी रहे और उसका पॉडकास्ट बहुत अच्छा चले, जिससे उसे बहुत सारे अवार्ड मिले और वो फेमस हो जाए। पर रियलिटी में देखा जाए कि स्वीट 16 किलर कौन था, तो वो डग ही था। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल कि डग ने उन तीनों लड़कियों को उनके बर्थडे पर ही मारा था और यहाँ पर क्रिस एकदम पगला गया था। उसने पास्ट में आकर फेम के चक्कर में अपने ही डैड को मार दिया। अब क्रिस जेमी के पास आ जाता है और वो उसे मार नहीं वाला था, लेकिन वो एक नीडल गन से उसे शूट कर देती है और क्रिस मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी प्रेजेंट टाइम में पहुंच चुकी है और वो घर आकर अपने मॉम डैड को एकदम सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। खैर तभी वहाँ पर लॉरेन एमेलिया भी आते हैं। लॉरेन जेमी को बाहर ले आती है और जेमी को गन दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी जगह टाइम मशीन से किलर भी आता तो मैं उसको भी निपटा देती, क्योंकि 35 साल से मैं उस किलर के ही इंतजार में थी कि उस टाइम मशीन से कौन आएगा, तुम या वो किलर। खैर यहाँ पर एक शॉकिंग चीज ये होती है कि जेमी अपने बड़े भाई को देखती है जिसका नाम जेमी था, जो कि पैम ब्लिक के पहले से ही करीब आने का नतीजा था। यानी कि जेमी ने पास्ट में जाकर इतना कुछ चेंज कर दिया था कि प्रेजेंट में उसका नाम जेमी नहीं कॉलेट हो गया। जेमी ने पास्ट में जाकर जो भी किया, जैसा भी किया, अच्छा किया। बेशक वो कुछ चीजों को नहीं बदल पाई, कुछ लोगों को मरने से नहीं बचा पाई, लेकिन फिर भी उसने काफी कुछ बदल दिया। जेमी के पास्ट में जाने से एक चीज तो साफ हो गई कि डग ने उन तीनों लड़कियों को क्यों मारा था, यानी कि पैम की दोस्तों को क्यों मारा, क्योंकि डग को ये लग रहा था कि पैम की दोस्तों की वजह से ही ट्रिश की जान गई और क्रिश का तो प्रेजेंट टाइम में सीधा सीधा मोटिव था कि वो चाहता था कि उसका पॉडकास्ट फेमस हो जाए और उसका खूब नाम हो। खैर अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, पुलिस नल्ली थी, नल्ली है और नल्ली ही रहेगी, क्योंकि अगर ये लोग टाइम पर आते तो कोई कांड ही ना होता। खैर आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना। पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।